Hey everyone, welcome back to my channel Kids Learning Mantra। आज हम करने वाले हैं माइंड मैप ऑफ आवर बायो ऑफ टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन ये रही: स्मॉल इन साइज, माइक्रोस्कोपिक एंड सम आर लार्ज इन साइज। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है और वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। अब जो हमारे ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साइज़ में तो छोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने लिखा है स्मॉल इन साइज मैनी। और कुछ जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं। ओके, नंगी आँखें मतलब नेक्ड आई। ओके, नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, बट मैंने इसमें वायरस को भी इंक्लूड कर लिया है। ओके, सबसे पहले हमारे टाइप्स होते हैं फंगी, वायरस नहीं, फंगाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरियाज। तो फंगाई होते हैं वो डार्क और मॉइस्ट प्लेस में यानी कि मॉइस्चर वाली जगह में बहुत अच्छे से उग जाते हैं। एंड एल्गी आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फोटोसिंथेसाइज। ओके, एंड प्रोटोजोआस को हम कहते हैं प्रोटिस्टा। जो हमारा ये प्रोटोजोआ है ये वर्ड प्रोटिस्टा से ड्राइव हुआ है, जिसमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया होता है हमारा सिंपलेस्ट एंड मोस्ट एशियंट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। हमारा बैक्टीरिया है ना, वो हमारे अर्थ का सबसे सिंपल और सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है हमारी इस पृथ्वी पर। ओके, चलिए अब हम वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं मेनली, बट मैंने यहाँ पर वायरस को भी इंक्लूड करके रखा है। वायरस आर नॉट ट्रूली माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब होते हैं पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं। ओके, ये जो हमारा वायरस होता है ना, ये ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। ठीक है, हमारा वायरस ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। ओके, ये मान लीजिए हमारा वायरस है, थोड़ा सा अजीब सा वायरस। ठीक है, जब ये एक ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तभी बन जाता है एक लिविंग प्राणी। ठीक है, जब एक ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तब ये हो जाता है हमारा लिविंग, बट जब ये ऐसे घूमता रहता है बाहर एटमॉस्फेयर में तब ये होता है एक नॉन लिविंग। ठीक है, अब हम ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जब ये बॉडी में आता है तब लिविंग हो जाता है, बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है? क्योंकि जब ये बॉडी में आता है तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली हरकतें करता है, रिप्रोड्यूस करता है और ब्रीथ करता है। ब्रीथिंग का तो पता नहीं, बट हाँ रिप्रोड्यूस ये करता है और मतलब फूड वगैरह लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। बट वहीं जब ये बाहर रहता है तब ये बस एक ज़िंदा लाश होता है। वो है ना डायलॉग, ज़िंदा लाश है क्या? तब ये एक मतलब हाँ ज़िंदा लाश ही कह सकते हैं, क्योंकि ना ये तो रिप्रोड्यूस करता है और ना ही ये खाना खाता है, बस ऐसे ही हवा में इधर से उधर लहराता रहता है। ओके, अब आपको ये वायरस वाला फंडा और ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला पूरा पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी की तरफ। ओके, हमारे जो माइक्रोब्स एंड माइक्रोबायोलॉजी है, तो सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज़ बेसिकली नथिंग एल्स बट ओनली स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, और हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो हैं एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। जो हमारा माइक्रोस्कोप है
ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आपको समझ आएगा। ये सिंपल वर्ड्स में बहुत ही शुद्ध आसान भाषा में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको इसके आगे कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉन्ग फॉर्म में आ जाता है देन आप आगे का अपने आप बना सकते हैं। बाय द वे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ एंटनी वैन लीeuwenhoek। तो अब हम बात करते हैं अपने माइक्रोस्कोप के बारे में। हमारा माइक्रोस्कोप क्या होता है? अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू सी माइक्रोब्स। एक ऐसा बहुत ही सिंपल डिवाइस, सिंपल नहीं वो भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, बट बोलने के लिए हम कह देते हैं सिंपल डिवाइस यूज्ड टू सी माइक्रोब्स। ओके, एक ऐसा डिवाइस जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब टाइम है इस चैप्टर के मीनिंग को समझने का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्ती से, ठीक है। माइक्रोब्स एज फ्रेंड्स, ठीक है। तो माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं, मतलब हमारी मदद कैसे करते हैं? फ्रेंड्स मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हेल्प करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में, ब्रेड फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक्स फॉर्म करने में, वैक्सीनेशन के लिए मदद करा बहुत ज़्यादा इन्होंने, सॉइल फर्टिलिटी में मदद करते हैं, और डिकम्पोजर्स भी होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने डिकम्पोजर से। सो डिकम्पोजर्स में जो हमारी फंगी होती है, मतलब थोड़ी बहुत फंगी वो डिकम्पोजर्स होती हैं, और थोड़ी बहुत बैक्टीरिया वो भी डिकम्पोजर्स होते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे डिकम्पोजर्स होता क्या है। सो आप लोग का ये डिकम्पोजर्स वाला फंडा क्लियर करते हैं। सो डिकम्पोजर्स मतलब, ये दो वर्ड्स डिकम्पोजर्स एंड डीकम्पोजिंग। जो डिकम्पोजिशन होता है इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमारे छोटे क्लासेस में भी, एंड स्टिल हम आगे भी पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन के बारे में। सो आई एम टेलिंग यू, जब कोई इंसान, हमारा प्यारा सा इंसान ये है, ठीक है, इग्नोर करना ड्राइंग को, ठीक है, हमारा प्यारा सा इंसान है एंड ये है हमारा प्यारा सा फूल। जब भी कोई इंसान, फूल या फिर कोई पेड़, कोई जानवर ये सब चीज़ें मर जाती हैं ना, तभी ज़मीन पर कहाँ जाएंगी, ये ज़मीन पर ऐसे पड़ी रहती है जो कि गंदगी फैलाती है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, मतलब इनको खाते रहते हैं और खाने के बाद इनसे सिर्फ खाते ही नहीं, मतलब अपना फ़ायदा नहीं करते हैं, इसके बाद ये कुछ जूसेस रिलीज़ करते हैं जो कि सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, जो कि सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब किसी भी डेड, फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड मेकिंग समथिंग यूजफुल, मेकिंग ह्यूमस, ठीक है, वो बेसिकली ह्यूमस बनाते हैं उससे। सो मेकिंग ह्यूमस आउट ऑफ इट इज नॉट एज डिकम्पोजिशन एंड द देखो डिकम्पोजिशन की मैंने डेफिनेशन रट कर नहीं रखी है, ठीक है। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, ये गलत हो जाए तो आई एम सॉरी। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोजिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। वेरी वेरी सिंपल। तो चलो वापस चलें अपने फ्लो चार्ट पे। आई होप आपको डिकम्पोजर्स समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हमारी सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल फर्टिलिटी में कौन कौन मदद करता है? सॉइल फर्टिलिटी में मदद करते हैं काइनोबैक्टीरिया, राइजोसोम और फिर सल्फर बैक्टीरिया, ये सब हमें मदद करते हैं सॉइल फर्टिलिटी में। मैंने बोला ना डिकम्पोजर्स होते हैं, वो कुछ जूसेस रिलीज़ करते हैं, तो यही जूसेस हमारी हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में। और हाँ, राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि प्लांट्स यूज़ कर सकें ऐसे फॉर्म में। तो इस तरह से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में मदद करते हैं। अब पढ़ते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। आप लोग को पता है कि फर्स्ट वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी काउपॉक्स के डिसीज़ से। वैक्सीन का मतलब तो आप सभी को ही पता होगा। ओके, सो नाउ यहाँ पर देख सकते हैं आप वैक्सीन अ स्मॉल डोज ऑफ द वायरस या फिर अ वीक फॉर्म ऑफ द वायरस इम्प्लीमेंटेड इन आवर बॉडी। तो जो हमारी फर्स्ट वैक्सीन थी ना, वो काउपॉक्स के वायरस को यूज़ करके बनाई थी।
काउपॉक्स के वायरस को यूज़ करके बनाई थी स्मॉल पॉक्स को क्योर करने के लिए। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो काउपॉक्स था, जिस साइंटिस्ट ने हमारी वैक्सीन्स डिस्कवर करी, उसने देखा जो काउपॉक्स है हमारा, वो जो स्मॉल पॉक्स है, जो लोग उस काउपॉक्स के मतलब जो काउपॉक्स होता है वो काउस में होता है, तो जो लोग उस काउपॉक्स की वो जो मतलब जो दाना निकलता है उसके ऊपर जो एक वो बन जाती लेयर, उसको निकाल के अपनी बॉडी में लगा लेते थे या खा लेते थे, उनको ये स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं था। तो मतलब ये एक वीक फॉर्म था हमारे स्मॉल पॉक्स का। हाँ, इसके बाद बुखार वगैरह सब नॉर्मल है वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि उन्होंने आपकी बॉडी में एक प्रॉपर वायरस इंसर्ट करा है। ओके, तो आपको समझ आया कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्यों हम लोग को जुकाम बुखार हो जाता है। ओके, तो चलो, अगर आपको ये वैक्सीन एंड ये सब समझ आ गया हो तो अपने उस पर वापस चलें। ओके, सो अब देखिए, ये जो हमारा वो वैक्सीनेशन वाला पार्ट्स आपको समझ आ गया है। इंट्रोड्यूसिंग वीक वायरसेस इन अवर बॉडी। तो वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस माइक्रोब्स ही होते हैं। ओके, सो माइक्रोब्स हेल्प अस इन दिस वे। अब आते हैं हम एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, जिसको बनाया था पेनिसिलियम से, ठीक है। पेनिसिलियम एक टाइप की फंगी होती है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बहुत अलग होते हैं। वैक्सीन मतलब वो पहले से दे देते हैं, जिससे कि हमें कोई वो वायरस हमें हिट करे तो हम उसे झेल जाए, हम उसको क्रॉस आउट कर ले उस टाइम को। जैसे कोविड में हमको जिसको कोविड-19 नहीं हुआ है उस इंसान को वैक्सीन्स मिलेंगी, बट जिस इंसान को कोविड-19 हो चुका है उसे एंटीबायोटिक्स मिलेंगी। ओके, तो अब देखते हैं ब्रेड फॉर्मेशन को। ब्रेड हम लोग फॉर्म करते हैं ईस्ट से। ईस्ट, फंगाई और सैक्रोजोम्स भी मदद करते हैं। सैक्रोजोम्स को हम कहते हैं बेकर्स ईस्ट। ओके, फिर अब हम आते हैं कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से फॉर्म होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स, कुछ वेज जिससे माइक्रोब्स हमारी बहुत 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 ज़्यादा मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइक्रोब्स एज फू, यानी कि हमारे दुश्मन। सबसे पहले फूड पॉइजनिंग करते हैं, फिर डिसीज़ कॉज करते हैं। तो फूड पॉइजनिंग, माइक्रोब्स प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, मतलब ये टॉक्सिक वेस्ट बनाते हैं, जिससे और ये जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। फूड पॉइजनिंग आपने सुना ही होगा कि ज़्यादा खाना खा लिया या फिर बाहर का खा लिया या ख़राब खा लिया तो हो जाती है। तो हाँ, फूड पॉइजनिंग स्पॉइल्ड फूड खाने से हो जाती है। अगर आप कुछ भी बाहर का या उल्टा सीधा खा लेते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होना तो एकदम तय है। अब अपने बढ़ते हैं हमारे डिसीज़ कॉजिंग की तरफ। डिसीज़ कॉज होते हैं, जो हमारे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। और जो हमारे डिसीज़ कैरिंग जो मतलब हम इस डिसीज़ को, बीमारी को लेकर घूमते हैं, इधर उधर कैरी करते हैं, उन्हें कैरियर या वेक्टर कहते हैं। और जो हमारे डिसीज़ होते हैं ये जो हमारे डिसीज़ कैरियर्स होते हैं उन्हें हम कैरियर्स या फिर वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच कैरी द पैथोजेंस यानी कि डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। ओके, अब देखो, ये है हमारा माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स हमारे जो फूड को सड़ा देता है। तो ये फूड को सड़ाए ना, इसलिए हम फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती, मतलब बहुत सारी, जैसे कि इस फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक के अंदर आ जाता है हमारा हाँ, सबसे पहले वो पैस्चुराइजेशन आ जाता है इसके अंदर। और सेकेंडली इसके अंदर आ जाता है हमारा विनेगर वाला मेथड, ठीक है, एसिटिक एसिड, रेफ्रिजरेटर, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के अंडर। ओके, हम डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ लिया। डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को पैथोजेंस कहते हैं। जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं वो वेक्टर्स कहलाते हैं। और जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो फूड को सड़ा देते हैं। इसके लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अब हम इस पूरे माइंड मैप का लास्ट टॉपिक बात करने वाले हैं, जो कि है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, यानी कि ट्रांसफरेबल डिसीज़ेस। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब ट्रांसफरेबल डिसीज़ेस जो कि एयर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वाटर से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, छूने से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर बाय कांटेक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में और भी काफ़ी चीज़ है, और भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि दिस इज़ अ माइंड मैप, हम इसमें सब कुछ नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर हमारा जो ये है कम्युनिकेबल डिसीज़ेस में, इसके अंदर ये भी बताया गया है कि कौन सा किस टाइप का वायरस कौन सा डिसीज़ वायरस ये डिसीज़ करता है, बैक्टीरिया ये डिसीज़ करता है, वो माइक्रो क्या कहते हैं, फंगी ये डिसीज़ करता है, प्रोटोजोआ ये डिसीज़ कॉज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर जो कुछ आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, ये था हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का कंप्लीट माइंड मैप। थैंक यू एवरीवन। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर आपको ऐसा ही सब चाहिए देन इसको किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर दो जो एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख रहा है, एक दिन पहले खास करके। ओके, किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट माइंड मैप वीडियो। बाय।